आ जाओ बच्चों, चलो हम लोग स्टार्ट करें क्या? रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। अच्छे से ध्यान से सुनना बेटा सब लोग, बहुत ही प्यारा टॉपिक है। ये भी इंटर का टॉपिक था जो फाउंडेशन में आया। बोनस, राइट इशू, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, सब इंटर वाले टॉपिक थे जो फाउंडेशन में आए। रिडम्पशन के और डिफिकल्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको एमआरपी में मिलेंगे, इससे एक नॉच ऊपर, वो मैं सॉल्व करवा के दूंगा, जो पहले इंटर के एग्जाम में पूछे जाते थे कभी बाबा आदम के जमाने में। समझ में आया क्या? तो सर हमारे एग्जाम में आने की चांसेस है क्या? है, क्योंकि अब वो टॉपिक पूरे फाइनल तक सिर्फ फाउंडेशन में ही है, और इंस्टीट्यूट के पास इतने भारी भारी एक से एक धुरंधर क्वेश्चन है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पे, तो वो इंस्टीट्यूट कहाँ यूज करेगी? इंटर में रिडम्पशन है नहीं, फाइनल में रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर है नहीं, कहाँ बचा? फाउंडेशन में। और इंस्टीट्यूट को लगता है जेनजीस का आईक्यू बहुत अच्छा होता है, तो वो कहाँ डालेंगे ऐसे क्वेश्चन? फाउंडेशन में, है ना। चांसेस कम है, लेकिन आगे तो क्या करे, है ना। आप ऐसा थोड़ी बोल सकते कि हमने सिर्फ मॉड्यूल के सॉल्व और सेल्फ प्रैक्टिस किए। वो एमआरपी में आपको देखने मिलेंगे, दर्शन हो जाएंगे उन क्वेश्चंस के। आ जाओ, नाउ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। पहले तो मुझे डिबेंचर का मतलब बताओ, बाकी सब बाद में बात करेंगे। डिबेंचर का मतलब आपने देखा है ना, हमने डिबेंचर टॉपिक पढ़ा था ना बच्चों? अरे यस और नो, बोलो बोलो। डिबेंचर टॉपिक देखा हुआ है हमने, इशू ऑफ डिबेंचर देखा था। डिबेंचर इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ द डेट, डेट कौन सा डेट? टेकन बाय द कंपनी which contains an unconditional promise to pay interest and to repay the principal amount after specific period of time. And debenture holders are the creditors or owners? Creditors. They will receive dividend or interest? Interest at fixed rate or variable rate? वेरी गुड। ओहो कितना अच्छा लगता है इसे फटाफट मिट्टू की तरह जवाब दिए तो। सो डिबेंचर्स का आपको मतलब मालूम है। अब रिडम्पशन का मतलब, ये हमने रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में देखा था। रिडम्पशन मतलब रीपे करना, रिडम्पशन मतलब रीपे करना। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का कैपिटल रीपे किया। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में हम लोग डिबेंचर होल्डर्स का पैसा वापस करेंगे। आ जाओ, धीरे धीरे एक एक चीज स्टार्ट करते। इसमें रिडम्पशन की कुछ मेथड्स है। रिडम्पशन कैसे होगा? लमसम में भी हो सकता है, इंस्टॉलमेंट तीन का भी हो सकता है, बाय परचेज इन ओपन मार्केट भी हो सकता है, बाय कन्वर्जन इनटू शेयर्स भी हो सकता है। भाई साहब, एक दो तीन चार, चार चार मेथड्स है। ये बर्ड आई व्यू है चैप्टर का, ये पढ़ने का नहीं रहता है, सिर्फ देखने का रहता। बर्ड आई व्यू। आ जाओ, लिखो एक मस्त ऐसा हेडिंग दो, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। लिखा बेटा? चल आ जाओ, अभी ध्यान देना अच्छे से। डिबेंचर्स आर, देखो बेटा प्लीज ध्यान दे दो, पहले हेडिंग देने के बाद रुक जाना, प्लीज देखो जरा। डिबेंचर्स आर यूजुअली, क्या बोला बेटा देखना, आर यूजुअली रिडीमेबल, दैट इज इधर रिडीम्ड इन कैश और कन्वर्टेबल इनटू शेयर्स आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, आर यूजुअली रिडीमेबल। सर मतलब इररिडीमेबल डिबेंचर्स ऐसी कोई चीज नहीं होती है। नहीं सर, हमने कुछ कुछ किताबों में देखा था डिबेंचर्स दो टाइप के हैं, हमने हमने पहले भी पढ़ा था, डिबेंचर्स रिडीमेबल, इरिडीमेबल। फर्क बता दो क्या है? अजर अमर डिबेंचर्स कभी इशू नहीं हो सकते गोइंग कंसर्न वाले, कि जिनका रिडम्पशन कभी होगा ही नहीं, फिर उनको डिबेंचर क्यों बोलते? इक्विटी शेयर कैपिटल ही बोल दो, फिर इक्विटी शेयर कैपिटल ही बोल दो ना, फिर डिबेंचर क्यों बोल रहे हो उनको? अगर परमानेंट वो पैसा कंपनी के पास रहने वाला है, कभी वापस ही नहीं करने वाले, तो इक्विटी शेयर कैपिटल ही बोलो। फिर उन लोगों को डिबेंचर क्यों बोलते? एक बार पैसा दे दिया, वापस कभी देना नहीं है, वापस कभी देना नहीं है, ऐसा कौन सा होता है? ऐसा नेचर किसका होता है? ओनर के कैपिटल का। समझ में आया क्या? तो डिबेंचर्स इरिडीमेबल नहीं रहेंगे। सर फिर इरिडीमेबल अगर डिबेंचर नहीं है, तो हमने इसके पहले के यूनिट में डिबेंचर की दो टाइप देखी थी, रिडीमेबल और इरिडीमेबल। उसमें वो इरिडीमेबल क्या था? इरिडीमेबल का वहां पे मतलब ऐसा है कि उसका रिडम्पशन कब होगा, उसका रिडम्पशन कब होगा उसकी डेट फिक्स नहीं है। उसका रिडम्पशन कब होगा उसकी डेट, बोलो बेटा, उसकी डेट फिक्स नहीं है। तो उस टाइप के डिबेंचर को हम लोग जनरली इररिडेमेबल डिबेंचर बोल देते। रिडम्पशन होगा ये तय है, बट डेट फिक्स नहीं है। हम सब मरेंगे ये तय है, बट उसकी डेट फिक्स नहीं है। तो क्या हम अजर अमर है क्या?
समझ में आने सभी को? सिर्फ इरिडेमेबल क्यों बोलते हैं कि उसका डेट आज के टाइम पे हमें पता नहीं है, इसीलिए उसे कहने के लिए कह देते हैं इरिडेमेबल डिबेंचर्स। समझ में आएगा सभी को? पक्की बात? अभी ध्यान से सुनना, मतलब रिडम्पशन तो होगा सबका, लेवल सबके लगेंगे, रिडम्पशन सबका होगा। तुमको समझता नहीं ज्यादा? हाँ यार, ये रील, जो बच्चे रील नहीं देखते ना, उनके सामने डायलॉग ज्यादा काम करनी है। 2-3 ही बच्चों को समझ में आया शायद, है ना? चलो ठीक है, अच्छी बात है, रील नहीं देखते हैं तो। रील देखने के बाद में भी कुछ बच्चे अगर हंसी कंट्रोल करके ऐसे बैठे होंगे, जैसे मेरे को पता मतलब रील मालूम सब है पर ऐसे एकदम हंसे नहीं बिल्कुल, तो उनके जज्बे को सलाम है, उनकी एक्टिंग को भी सलाम है। आ जाओ, ध्यान से सुनना। सो रिडम्पशन होगा डिबेंचर का, बट उसकी डेट आज के टाइम पे फिक्स नहीं है, तो उसको बोल देंगे इरिडेमेबल। इसीलिए यहाँ पे देखो वर्डिंग क्या यूज किया है, डिबेंचर्स आर यूजुअली रिडीमेबल। या तो रिडम्पशन होगा कैश में, या तो डिबेंचर्स को क्या दे देंगे बेटा, इक्विटी शेयर्स दे देंगे। या तो कैश में रिडम्पशन होगा, या तो हम लोग उन्हें क्या दे देंगे, इक्विटी शेयर्स। मतलब पेमेंट तो मिल ही रहा है ना, वेदर इन द फॉर्म ऑफ कैश या फिर इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स। ये बात समझ में आ रही है सभी को? प्लीज ध्यान से सुनना बेटा आप सब लोग। रिडीमेबल डिबेंचर्स आर मे बी रिडीम्ड आफ्टर अ फिक्स नंबर ऑफ ईयर्स और एनी टाइम आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ ईयर। दोनों में फर्क क्या है? डिबेंचर्स, ये कंपनी ने इसको डिबेंचर इशू किया, ये कंपनी का डिबेंचर होल्डर है, डिबेंचर सर्टिफिकेट में लिखा था 5 साल बाद रिडम्पशन होगा। क्या लिखा था? आफ्टर 5 इयर्स रिडम्पशन हो जाएगा, बराबर है ना? तो जैसे ही 5 साल खत्म हो गए, ये आ गया कंपनी के सामने, ये लो तुम्हारा डिबेंचर, लाओ मेरा पैसा। और ये दूसरा कौन सा है? एनी टाइम आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स। एक कौन से है? 5 साल के बाद रिडम्पशन होगा, लेकिन कब रिडम्पशन होगा वो कंपनी बता देगी आपको। मिनिमम 5 साल तक तो रिडम्पशन होगा नहीं, लेकिन 5 साल के बाद कभी भी हो सकता है अचानक। समझ में आई क्या? यहां पे बरोबर 5 साल जिस दिन खत्म हो गए उसी दिन रिडम्पशन हो जाएगा, और यहां पे 5 साल के बाद कभी भी। तैयार रहना। समझ में आ रही है बात सभी को? दोनों में फर्क समझ ना? आगे, ऑन गिविंग अ स्पेसिफाइड नोटिस, कंपनी आपको तुरंत नोटिस दे देगी कि आज से 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद आपके डिबेंचर्स का रिडम्पशन होने वाला है। वैसे यहाँ पे भी नोटिस आई जाती है। यहाँ पे एग्जैक्ट 5 साल बाद रिडम्पशन होगा ना, तो 4 साल 6 महीने बाद जनरली कंपनी नोटिस दे देती है कि दिस डिबेंचर्स आर ड्यू फॉर रिडम्पशन, प्लीज अवेलेबल रहना, अपना बैंक डिटेल अपडेट कर लेना। कोई मरमुरा गया होगा तो उसके लीगल हेयर्स की डिटेल मांग लेते हैं, यस और नो? या फिर कैसे हो सकता है? बाय एनुअल ड्राइंग, तिनका, हमने देखा था ना इसके पहले, डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर राइट ऑफ किया था ना हमने। किस रेशो में राइट ऑफ किया था रे? बोलो बोलो ना, तू बता, किस रेशो में राइट ऑफ किया था? अमाउंट ऑफ डिस्काउंट और लॉस, किसी ने कुछ बोलना मत, किस रेशो में राइट ऑफ किया था? अमाउंट ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर किस रेशो में राइट ऑफ किया था? किस रेशो में राइट ऑफ किया था? मैंने एक सेंटेंस बोला था बार बार उसके लिए, इन द रेशो ऑफ, किस रेशो में राइट ऑफ किया था? हाँ बोल साक्षी, हाँ किस रेशो में राइट ऑफ किया था? तिनका, हाँ सही सही, आगे आगे, हाँ हाँ, किस रेशो में राइट ऑफ किया था? 0, 100 रुपए मान ले, इतना रिडीम हो गया 20, बोल बचा कितना? और रिडीम हो गया, बोल बचा कितना? और रिडीम हो गया, बोल बचा कितना? समझ में आ रही क्या बात सभी को? इन द रेशियो ऑफ अमाउंट आउटस्टैंडिंग ऑफ डिबेंचर एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। अरे यस और नो? इन द रेशियो ऑफ अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। एक सेकेंड ना, जो बच्चा लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा है, एक ही सेकेंड, ठीक हो जाएगा। रिकॉर्डेड वाले को भी थोड़ी तकलीफ आई होगी यहाँ पे, एक 10 सेकेंड के लिए। इन द रेशियो ऑफ अमाउंट आउटस्टैंडिंग। अब तुम बताओ, यहाँ पे डिबेंचर आउटस्टैंडिंग कितने थे पहले साल? 100, फिर कितना रिडीम हो गया? 20, फिर कितना रिडीम हो गया? यही तो है रिडम्पशन बाय एनुअल ड्राइंग, हर साल 20 20 20 20 20।
यही है ना वो एनुअल ड्राइंग, समझे क्या? सो रिडेम्पशन के अलग अलग प्रकार हो सकते हैं। कैश में रिडेम्पशन हो सकता है, इक्विटी शेयर्स दे दिया, या हर साल थोड़ा थोड़ा रिडीम कर दिया। हम लोग क्या देख रहे हैं? रिडीमेबल डिबेंचर्स में बी रिडीम आफ्टर फिक्स नंबर ऑफ ईयर और एट एनी टाइम आफ्टर फिक्स और सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स और बाय एनुअल ड्राइंग। समझ में आ रहा है क्या सभी को? यस और नो? ऑन गिविंग अ स्पेसिफाइड नोटिस, company may also purchase its debenture as and when convenient in the open market। अच्छा, खरीद के और डिबेंचर का क्या करती है? अचार डालती है क्या? नो, कैंसिल कर देती है। कंपनी के पास बहुत सारा पैसा अगर आ गया तो कंपनी ने जो उधारी ले रखी है लोगों से, कंपनी क्या करेगी? डिबेंचर्स का ओपन मार्केट में जाएगी और कंपनी के अपने इशू किए हुए डिबेंचर ओपन मार्केट से खरीद लेगी और डिबेंचर होल्डर्स को उनका पैसा वापस कर देगी। ये भी तो एक रिडेम्पशन का तरीका है, परचेस ऑफ डिबेंचर फ्रॉम द ओपन मार्केट। यस और नो? व्हेन द डिबेंचर्स आर कोटेड एट डिस्काउंट, कंपनी राह देखेगी। जैसे कंपनी के शेयर्स स्टॉक मार्केट के अंदर में ट्रेड होते हैं ना, वैसे कंपनी के डिबेंचर्स भी स्टॉक मार्केट में ट्रेड होते हैं। जिस दिन कंपनी के डिबेंचर्स की मार्केट वैल्यू सबसे कम रहेगी, उस दिन कंपनी अपने डिबेंचर खटाखट खरीद लेगी और कैंसिल कर देगी। ध्यान से सुनना कैसे गेम हो गए। मान लो कंपनी का एक डिबेंचर 100 रुपए का है, या 100 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, 110, 120, 110, 100, 80 आ गया। इस दिन कंपनी ओपन मार्केट से डिबेंचर अपने खरीद लेगी और कैंसिल कर देगी। कंपनी की 100 रुपए की लाइबिलिटी कितने में खत्म हुई? 80 में। 100 रुपए की लाइबिलिटी कितने में खत्म हो गई? 80 में। वही तो यहाँ पे लिखा है, देखो, डिबेंचर जिस दिन डिस्काउंट पे कोटेड रहेंगे मार्केट में, उस दिन कंपनी खरीद लेगी अपने डिबेंचर। जो सामने वाला बेचने वाला, उसको क्या मालूम कि परचेसर बायर कौन है, कंपनी है कि और कोई है? स्टॉक मार्केट में समझता है क्या आपने आपका शेयर किसको बेचा? अरे कुछ बात समझ में आई क्या? ऐसी कंपनी होशियारी करती है। देखो, परचेस फ्रॉम ओपन मार्केट व्हेन द डिबेंचर्स आर कोटेड एट डिस्काउंट ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, इट मे बी प्रॉफिटेबल फॉर द। देखो, 100 रुपए की लाइबिलिटी कितने में खत्म हो गई? 80। अब तुम्हारे मन में सवाल आ गया, सर इसकी एंट्री क्या रहेगी? कंपनी के बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में डिबेंचर की लाइबिलिटी कितने की दिख रही थी? 100। और ये डिबेंचर होल्डर, जैसे मार्केट में इस डिबेंचर का प्राइस कम हुआ, डिबेंचर होल्डर को लगा बाप रे और नीचे जाता क्या, उसने सोचा स्टॉप लॉस के चक्कर में बेच दिया डिबेंचर। और किसने खरीद लिया? वो कंपनी ने। सो देखो जरा, इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट 80, कंपनी ने कितने में खरीदा? 80 में। टू बैंक अकाउंट 80। और अब ये इन्वेस्टमेंट क्या रिप्रेजेंट कर रही है? कंपनी की ये लाइबिलिटी। अब कंपनी, अब यहाँ पे सीन कैसा हो गया, देखो, कंपनी की ही लाइबिलिटी है और वो डिबेंचर भी कंपनी के ही पास है। अब कंपनी ने जैसे डिबेंचर खरीद लिया, इन्वेस्टमेंट इन नॉन डिबेंचर, ये कहां दिखेगा? असेट में। ये कहां दिखेगा? असेट में। इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर। अब कंपनी क्या करेगी? कंपनी ने ही डिबेंचर इशू किया और डिबेंचर होल्डर भी कौन है? कंपनी। इशूअर भी कौन है? कंपनी। कैंसिल करो ना। अब कंपनी कैंसिल करेगी, बताओ लाइबिलिटी कितने से कम हो रही है? लाइबिलिटी कम हो रही है 100 से। लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस कम हो रही है तो डेबिट करो, लेकिन कंपनी को इस लाइबिलिटी के लिए असेट कितनी खर्च करनी पड़ रही है? इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर पहले डेबिट किया था, अब क्या कर रही है कंपनी? क्रेडिट 80। बोलो फायदा कितने से हो गया कंपनी का? कैपिटल रिजर्व। होशियारी की कि नहीं कंपनी ने? कंपनी ने खुद ही के डिबेंचर मार्केट में जब सस्ते बिक रहे थे तब खरीद लिए। कंपनी ने पहली बार डिबेंचर कितने में इशू किए थे? मान लो 100 रुपए में। यही थे वो बेचारे डिबेंचर होल्डर जो 100 में खरीद के बैठे। और कंपनी के बैलेंस शीट में लाइबिलिटी भी कितने की दिख रही थी एट द टाइम ऑफ इशू? 100 की। अब कंपनी अपना धंधा पानी करने चली गई। अब आपस में मार्केट में ये लोग खेल रहे कंपनी के डिबेंचर्स में, स्टॉक एक्सचेंज पे। स्टॉक एक्सचेंज पे कंपनी के डिबेंचर्स की प्राइस रफ से कितनी हो गई? 80। जैसे ही कंपनी को पता चला, कंपनी आई ओपन मार्केट से डिबेंचर खरीद लिया 80 में। कितने का फायदा हो गया कंपनी का? 20 का।
क्योंकि कंपनी की 100 रुपए की लायबिलिटी कम हो गई, कितने रुपए देके? 80। अब डिबेंचर होल्डर भी कंपनी है और डिबेंचर इश्यूअर भी कंपनी है, कैंसिल कर देगी। कुछ बात समझ में आई सभी को? ये भी एक तरीका है बेवकूफ बनाने का डिबेंचर होल्डर्स को, समझ में आई ना बात? इसलिए जनरली मार्केट में डिबेंचर्स उनके फेस वैल्यू से नीचे सेल नहीं होते, क्योंकि जैसे फेस वैल्यू से नीचे आया कंपनी खुद ही रप 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 खरीद लेती सारे डिबेंचर। तुम बताओ ना, ये तो ऐसी बात हो गई मैंने बैंक से लोन लिया 1 करोड़ का और वापस कर रहा हूं 80 लाख, हो सकता क्या ऐसा? बट फिर भी कभी कभी पैनिक सेल आ जाता है। कोविड के समय बहुत कंपनियों ने ऐसा किया, पैनिक सेल, लोगों को पैसों की जरूरत थी, डिबेंचर बेच, शेयर बेच, फ्लैट बेच। उस समय जो होशियार लोगों ने पैसा गुला करके रखा था, जिन्होंने कपड़ा लत्ता घोड़ा गाड़ी शो शाह में पैसा खर्च नहीं किया, जिन्होंने पैसा बचा के रखा, उन्होंने कोविड में बहुत कमाया। मैंने 5-5 प्रॉपर्टी ली कोविड के समय, ये प्रेस्टीज पे 3, एक बावधान में, एक बानेर में, सब डिस्ट्रेस सेल। तब लोगों को समझाओगा, पुराने लोग जो इधर उधर कचरा कुंडी ये वो हंडे मटके में पैसे छुपा के रखते थे, क्यों रखते थे? और आज के बच्चे एप्पल का फोन, न टी शर्ट, ब्रांडेड कपड़े। कोविड में अब तुम बचाओ बोला बेच के, वो टी शर्ट बेच के कमा सकते हैं क्या कुछ? कोविड में जिसके पास पैसा था उसने पैसे से बहुत पैसा बनाया, बहुत पैसा बनाया। इसलिए पैसे बचा के रखना, कब तुम्हें कब वो पैसा कब क्या चीज दे दे तुम्हें समझेगा भी नहीं। ये सर नो। तो देखो कंपनी भी क्या करती है, जैसे ही उसका डिबेंचर ओपन मार्केट में डिस्काउंटेड प्राइस पे आ गया, कंपनी खरीद लेगी क्या रब से? वही यहाँ पे बोला हुआ है। डोंट वरी, एग्जाम के अंदर में ऐसी कोई थ्योरी क्वेश्चन नहीं आएगा, बस ये मैं आपको समझा रहा हूँ इस टॉपिक में इंटरेस्ट लाने के लिए। आपको पाठांतर करने की जरूरत नहीं है, सुन के मजा आ रहा है ना, बस उतना ही सुनो समझो। फिर उसके बाद है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। क्या चीज है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, पहले समझना। आप सभी लोग जानते हो कि अगर कोई कंपनी ने आज डिबेंचर इशू किया, ये बच्चों बताओ तो जरा मुझे, आज डिबेंचर इशू किया तो कंपनी को मालूम है कि ये जो डिबेंचर इशू किया, ये मान लो 5 साल के लिए डिबेंचर इशू किया, तो कंपनी को आफ्टर 5 ईयर देना पड़ेगा। आफ्टर 5 ईयर कंपनी को रीपे करना पड़ेगा कि नहीं? कंपनी को आज ही मालूम है कंपनी की लायबिलिटी कितनी है 5 साल बाद 100 की। तो जब कभी भी तुम्हें आज ही बताए कि तुम्हारी फ्यूचर में इतनी लायबिलिटी आने वाली है, तो क्यों ना उसके लिए रिजर्व बना लिया जाए। आपके पापा ने भी आपके लिए रिजर्व बनाया होगा, फंड फॉर बेटी की शादी, फंड फॉर बेटे का एजुकेशन, यस और नो। उनको पापा को पता है कि 5 साल बाद आपकी शादी करवानी है, तो उन्होंने अभी से आपके शादी के लिए पैसे जोड़ने चालू कर दिए होंगे। उनको अभी से पता है कि 5 साल बाद आपको आउट ऑफ इंडिया भेजना एजुकेशन के लिए 1 करोड़ रुपए लगेंगे, अभी से जोड़ना चालू कर दिए होंगे। जब आपको पता है कि फ्यूचर में आपकी लायबिलिटी आने वाली है, 5 साल बाद आपको देना पड़ेगा ना 100 रुपए के डिबेंचर वापस देना पड़ेगा, तो आप अभी से एक रिजर्व क्रिएट करते हो हर साल। किस पर्पज के लिए? डिबेंचर के रिडम्पशन के पर्पज के लिए। इसलिए उस डिबेंचर का उस रिजर्व का नाम हो गया डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। हर साल थोड़ा थोड़ा अमाउंट हम लोग इसमें डालते हैं, हर साल थोड़ा थोड़ा अमाउंट इसमें डालते हैं। कितना अमाउंट डालते हैं लॉ के अंदर में आप पढ़ोगे, और ये अमाउंट इसमें आइडल नहीं पड़ा रखने का, इसको इन्वेस्ट कर देना, कहीं आलसी नहीं पड़ा रखना। आपके पापा ने भी आपके शादी के लिए फंड इकट्ठा किए होंगे, तो गुल्लक में इकट्ठा किया होगा क्या? नो, थोड़ा सा पैसा हर साल साइड में निकालते और वो पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके रखते। गुल्लक में बचाया हुआ पैसा किसी काम का नहीं है, उसकी वैल्यू दिन ब दिन कम हो रही है, क्योंकि मनी आइडल पड़ा है। कहीं चलन में आ रहा है क्या मार्केट में? पैसा वही जो चले, रुका हुआ पैसा किसी काम का नहीं है, उसकी वैल्यू दिन ब दिन क्या होगी? कम। चलना मतलब खर्च नहीं करना है, उसको इन्वेस्ट करना है। खर्च करना और इन्वेस्ट करने में अंतर है, समझ में आए सभी को? सो देखो आपको आज ही पता है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट क्या कहता है। फ्यूचर में अगर कोई लायबिलिटी आने वाली है तो उसके लिए अभी से प्रोविजन या रिजर्व क्रिएट करो। फ्यूचर में डिबेंचर्स की लायबिलिटी आने वाली है तो उसके लिए हमने अभी से रिजर्व क्रिएट किया, उसका नाम क्या है? डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। बरोबर है? इसकी थ्योरी हम लोग यहाँ पे अभी नहीं देखेंगे, थ्योरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ बताओगे, वरना आप बोर हो जाओगे, है ना। मैं इसको मार्क नहीं कर रहा हूँ अभी, रिक्वायरमेंट भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ। बस इतना ध्यान रखना, आज के टाइम पे बहुत सारे कंपनी को डीआरआर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। डोंट वरी, जितनी थ्योरी मैंने स्किप की वो सब थ्योरी प्रैक्टिकल में आपको प्रूव करके बताऊंगा। उसके ऊपर ऐसा थ्योरी क्वेश्चन नहीं आता, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा उसके ऊपर में।
आज के टाइम में बहुत सारी कंपनीज को डीआरआर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। प्लीज ध्यान देना। क्या हो बेटा? पानी नहीं देना रे, पानी दे बेटा। आज के टाइम पे काफी सारे कंपनीज को डीआरआर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। देखो कौन कौन सी कंपनी। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को डीआरआर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, जो आरबीआई के तहत रेगुलेट हो रही है। उसके बाद ध्यान से सुनना, ऐसी कंपनी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विद इन द मीनिंग ऑफ क्लॉज 72 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट। बरोबर है क्या सर? कौन सी है ये? कुछ नहीं, है वो एनबीएफसी है जो आरबीआई के अंदर रजिस्टर्ड है, उनको भी डीआरआर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। बट उसके अलावा जो कंपनी है उनको डीआरआर क्रिएट करना है। नीचे पॉइंट 3 में जितना दिया है, बट पॉइंट 3 के अंदर में भी डीआरआर नहीं दिया हुआ है। देखो ना पॉइंट 3 में भी फॉर लिस्टेड कंपनी नो डीआरआर, ऑल लिस्टेड एनबीएफसी। सर लिस्टेड एनबीएफसी का एग्जांपल एक आधा, बजाज, आदित्य बिरला, टाटा कैपिटल, ये सब एनबीएफसी है और लिस्टेड भी है, नो डीआरआर। अदर लिस्टेड कंपनी फॉर बोथ पब्लिकली प्राइवेटली, बोथ पब्लिक एज वेल एज प्राइवेटली प्लेस्ड डिबेंचर। प्राइवेटली प्लेस्ड डिबेंचर मतलब क्या होता है? डायरेक्टर ने अपने दोस्त या रिश्तेदार को बुला करके डिबेंचर इशू करवा दिया, मतलब पब्लिक इशू नहीं किया, तो वो क्या हो गया? प्राइवेटली प्लेस्ड डिबेंचर। पब्लिक इशू मतलब बाकायदा पेपर में ऐड दे करके आम जनता को इनवाइट किया, ऑफर दिया, तो पब्लिक इशू हो जाएगा। यस और नो? चाहे पब्लिक इशू हो प्राइवेट इशू हो, डीआरआर यहाँ पे भी जरूरत नहीं है। अनलिस्टेड कंपनी को भी, अनलिस्टेड एनबीएफसी को भी जरूरत नहीं। तो कैसे गधे लोग हैं, ऊपर बोला है लिस्टेड एनबीएफसी को जरूरत नहीं, फिर नीचे बोल दिया अनलिस्टेड एनबीएफसी को। तो ऐसे बोल देते ना सारी एनबीएफसी को जरूरत नहीं। मतलब देखो नो डीआरआर, नो डीआरआर, नो डीआरआर। यहाँ पे डीआरआर बोल रहे हैं एज पर 3, बट 3 में क्या बोला है? नो डीआरआर, नो डीआरआर। ये तो 4 आ गया। ऊपर में नो डीआरआर। सर जब डीआरआर है ही नहीं, सिर्फ बस अदर कंपनी, सबसे लास्ट में अदर अनलिस्टेड कंपनी, जो अदर प्राइवेट कंपनी है, जो बेचारी लिस्टेड भी नहीं है, बस उनको डीआरआर कितना क्रिएट करना है? 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स टू बी रिडीम। यस और नो? 10% ऑफ वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स टू बी रिडीम। जी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी साइड में, इसलिए आउटस्टैंडिंग वर्ड है वहां पे। सर फिर इसका मतलब क्या हुआ? पिछले 2 मिनट से आप जो बड़बड़ कर रहे हैं, गावरान भाषा में उसका एक ही मतलब है, अगर ऐसी कोई कंपनी है जिसको डीआरआर क्रिएट करना है, तो वो कंपनी कितना क्रिएट करेगी? डिबेंचर का 10%। खत्म। और डीआरआर क्रिएट, वैसे तो मेजोरिटी ऑफ द कंपनी को डीआरआर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, बस प्राइवेट कंपनी को ही डीआरआर क्रिएट करना है, बाकी कोई कंपनी को डीआरआर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अच्छा डीआरआर आपने क्रिएट किया, ध्यान से सुनना, 10 लाख रुपए के डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग है। बोलो डीआरआर कितना क्रिएट करोगे आप? बोलो बोलो। अरे 1 लाख। अब आपने फंड डीआरआर क्रिएट किया 1 लाख। मुझे एक बात बताओ, डीआरआर कहां से क्रिएट होता है? एक पिता अपनी बेटी की शादी का फंड बनाता है, वो कहां से बनाएगा? अपने कमाई से, अपने प्रॉफिट से बनाएगा ना। यस और नो? तो फंड कैसे बनाते हैं? प्रॉफिट कम हो जाता है, पी&एल अकाउंट डेबिट टू डीआरआर, बेटी की शादी का फंड 1 लाख, 1 लाख। अब आपने 1 लाख रुपीज सेपरेटली साइड में ऊपर के जेब से निकाल के अंदर के जेब में रख दिए, रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए। अब वो अंदर के जेब में रहेगी क्या हमेशा? नो, उसे इन्वेस्ट करो, उसे इन्वेस्ट करो। तो ये है इन्वेस्टमेंट ऑफ डीआरआर, उसे इन्वेस्ट करना होगा। डोंट वरी, मैं मानता हूं आपको काफी सारी चीजें ऐसी नहीं लग रही होगी, मैं बस बर्ड आई व्यू दे रहा हूं आपको, घबराना मत। हाँ, मैं ये चीज खत्म नहीं करूंगा इतनी आसानी से। मैंने पहले ही बताया हुआ है, कम से कम 2 दिन जाएंगे इसके अंदर में हमारे। इतना इजी नहीं जितना आप सोच रहे हो। इन्वेस्टमेंट ऑफ डीआरआर, इसे इन्वेस्ट करना पड़ेगा क्या? यस। ये क्या? ये 1 लाख रुपीज हमने जो साइड में निकाला ना, हम लोग इसे इन्वेस्ट करेंगे। हाँ, इन्वेस्टमेंट देखो कैसे करना है, ध्यान से सुनना। फर्दर एज पर रूल 18, रूल नंबर याद नहीं रखा तो भी चलेगा, of the share capital and debenture amendment rules 2019, following companies, all listed NBFC, all HFC, Housing Finance Corporation and other listed company other than AIFI and all unlisted company which are not NBFC and HFC shall all and before, आसान भाषा में जो जो कंपनी को डीआरआर बनाने की जरूरत है वो कंपनी, ऐसा भी लिख देते तो भी चल जाता था। हाँ बोल बेटा। shall on or before 30th day of April
in each year in respect of the debenture issued, deposit or invest as the case may be, a sum which should not be less than 15% of the amounts of its debenture maturing during the year ending 31st of the March of the next year in any one of more of the following method. या इन्वेस्ट करेंगे. इन्वेस्ट कहाँ करना है, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करे, यहां करे, या तो इन द डिपॉजिट विथ एनी शेड्यूल बैंक, अनएनकम्बर्ड सिक्योरिटीज मतलब क्या रे, ऐसी सिक्योरिटी जिसके ऊपर किसी का कोई चार्ज नहीं है. नहीं तो पता चला आपने इन्वेस्टमेंट किया और उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर गिरवी रख के लोन ले लिया, क्या फायदा इन्वेस्टमेंट करके, इन्वेस्टमेंट करके वापस लोन ले लिया ना आपने, लोन नहीं लेना है, मतलब उसके ऊपर किसी का चार्ज नहीं चाहिए, चार्ज नहीं चाहिए मतलब वो कैसी होनी चाहिए, अनएनकम्बर्ड. समझ में आया सभी को, फ्री ऑफ चार्ज, उसके ऊपर किसी का कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, गिरवी नहीं रखना है. ये तो ऐसी बात हो गई, ऋग्वेद का बर्थडे था, सबने 10,000 रुपए इकट्ठा किए, एक महीने बाद बर्थडे आने वाला है, मैंने सबको बोला कि ये 10,000 रुपए एक महीने तक मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ कहीं पे. हाँ सर इन्वेस्ट कर लो, आपके पर्सनल पर्पज के लिए मत यूज करना. बोला हाँ पर्सनल पर्पज यूज नहीं करूंगा, मैंने इस 10,000 को इन्वेस्ट कर लिया, एफडी कर दी बैंक में 10,000 की. और मैं आपको बोला देखो एफडी मैंने पर्सनल पर्पज के लिए यूज नहीं किया, मैंने एफडी कर ली, और बाद में उस एफडी के ऊपर मैंने लोन ले लिया. तो अल्टीमेटली हुआ क्या, इसलिए अनएनकम्बर्ड बोला है कि आप उसे कहीं गिरवी नहीं रख सकते उस इन्वेस्टमेंट को. अनएनकम्बर्ड सिक्योरिटीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर से कौन सी बेटा ध्यान से सुनना, इंडियन ट्रस्ट एक्ट के हिसाब से जो सिक्योरिटीज बोली है. फिर से अनएनकम्बर्ड बॉन्ड्स issued by any other company which is notified under the clause of section 20 of Indian Trust Act. कुछ नहीं, आप एक शब्द स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करना है. कहां पे इन्वेस्ट करना है, स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट. अब ये वाला पार्ट बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आया, सर 31st डे ऑफ मार्च, 30th डे ऑफ अप्रैल, ये सब क्या चीज है. ये पूरे ये और ये 4 लाइन का मतलब बताता हूं. ये है 31st ऑफ मार्च 2024, ये है 31st मार्च 2023, ये है 1 अप्रैल 2023. तो ध्यान से सुनो, नेक्स्ट ईयर 31st मार्च में जो भी डिबेंचर ड्यू हो रहे हैं, ड्यू फॉर रिडम्पशन, ये जितना भी अमाउंट ड्यू हो रहा है इसका 15% ऑफ अमाउंट ड्यू ऑन नेक्स्ट ईयर 31st मार्च, ये हमें इस 30 अप्रैल के पहले पहले इन्वेस्ट करना है. करंट ईयर में जो पहला महीना है, पहला महीना कौन सा होता है, अप्रैल. इस 30 अप्रैल 2023 के पहले पहले वी हैव टू इन्वेस्ट द 15% ऑफ द अमाउंट ऑफ डिबेंचर विच विल ड्यू ऑन 31st मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर. सुन समझा सभी ने, अगले साल 31st मार्च को जो ड्यू हो रहे हैं उस ड्यू का 15% अमाउंट इस साल के 30th अप्रैल तक इन्वेस्ट करना है इन द फॉलोइंग स्पेसिफाइड सिक्योरिटी. आप समझे. अब मैं वापस पढ़ता हूं डायलॉग. शाल ऑन और बिफोर 30th डे ऑफ अप्रैल, देखो ये 30 दिन है, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल, इन ईच ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ, किससे रिलेटेड, डिबेंचर्स इशूड और डिपॉजिटेड, इन्वेस्ट एज द केस में बी, अ सम विच शुड नॉट बी लेस देन 15% ऑफ द, 15% किसका, ऑफ द अमाउंट ऑफ इट्स डिबेंचर मैच्योरिंग, मैच्योरिंग मतलब ड्यू होना, मैच्योर होना मतलब ड्यू होना, मैच्योरिंग ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31st डे ऑफ मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर. यानी अगले साल के 31 मार्च को जो डिबेंचर्स ड्यू हो रहे हैं उसका 15% इस साल के 30 अप्रैल तक इन्वेस्ट करना है. अरे सब समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, अब समझे क्या है 4 लाइन का मतलब क्या है, कहा इन्वेस्ट करना है, इन अ स्पेसिफाइड. ये समझे क्या सब लोग. मैं आगे बढ़ू थोड़ा सा, आपको मजा नहीं आ रहा है क्या आज, क्या मतलब सबका समझ नहीं आ रहा, मेरे को प्रैक्टिकल ज्यादा अच्छा लगता है. एंट्रीज पढ़ेंगे नहीं हम लोग, एंट्रीज आपको ये सवाल कब नहीं आएगा, पास द सैंपल एंट्रीज और सैंपल फॉर्मेट, राइट द फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्री, ऐसा सवाल नहीं आता है. और ये एंट्रीज जो सेल्फ स्टडी करता है बच्चा पढ़ता है, हम लोग ये डायरेक्टली एंट्रीज कहां देखेंगे, क्वेश्चन में.
कोई बच्चा ऐसी एंट्री लर्न तो नहीं करता है ना, फॉर इनकैशमेंट ऑफ द डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बैंक टू डीआरआर, बैंक टू डीआरआर, ऐसा कोई लर्न नहीं करता है ना। एंट्री पाठांतर नहीं करना बेटा कभी, इसलिए मैं खाली पीली एंट्री ऐसी रीड करके इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट हम लोग कभी नहीं करते। हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट रिडेम्पशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग सॉल्व करेंगे टुमारो। जाओ ऐश करो आज। बट पहले हम लोग क्या करेंगे, कल एक बार वापस आने के बाद सुनना जरा, कल डिबेंचर का एक 20-25 मिनट पहले वापस एक सेशन रहेगा। जो डिबेंचर की थ्योरी मैंने आज बताई मैं वो लिखवा के दूंगा आपके बुक में, प्रॉपरली लिखवा के दे दूंगा, और उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। आपने खाली हेडिंग दिया है ना आज, आपने सिर्फ हेडिंग दिया, तो कल उस हेडिंग के नीचे लिखवा के दूंगा मैं थ्योरी। लगभग डिबेंचर में जाएंगे 3 घंटे कल। अच्छा कल नहीं, कल डिबेंचर नहीं करेंगे, कल एनपीओ करेंगे। कल एनपीओ के लिए आ जाना। कल मैं 11 बजे के हिसाब से आ जाता हूँ, या तुम मुझे मैसेज कर देना ना एक बार लेक्चर के बीच में, और उसके बाद में कल बैठेंगे यार 4-5 घंटे तो भी बैठते। हाँ 4-5 घंटे बैठते। कुछ ज्यादा अगर हो गया इनकेस अगर मेरी बीवी मान जाती है ज्यादा देर के लिए, तो फिर रात तक बैठेंगे, है ना। तो आप लोग उस हिसाब से तैयारी से आना। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।